दोस्तों, आज के समय में म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना ब्रोकरेज एप्लीकेशन का यूज करते हुए बहुत आसान हो चुका है। आज की डेट में बहुत सारे पॉपुलर इस प्रकार के एप्लीकेशन है, जैसे कि ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, 5 पैसा हो गया, धन हो गया। ऐसे बहुत सारे पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसके माध्यम से एक क्लिक के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आप अपने स्क्रीन पर एक रिटेल इन्वेस्टर का म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो देख पा रहे होंगे। इनके द्वारा ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया गया है। अब म्यूचुअल फंड में जो इन्वेस्टमेंट होता है वह आप कम से कम 5 साल, 10 साल, 20 साल, 15 साल के लिए करते हैं। अब इन 10 साल, 15 साल में बहुत सारी चीज़ें बदल जाती हैं। हो सकता है कि जिस प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है वो सर्विसेज देना बंद कर दें। उस दौरान आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पर शो होगा, इसके लिए 2-3 प्लेटफॉर्म सेबी के गाइडलाइन के हिसाब से बनाए गए हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपने ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए इन्वेस्टमेंट किया और ग्रो एप्लीकेशन कुछ साल बाद अपनी सर्विसेज देना बंद कर दिया और ये बंद हो गया। उसके बाद से जो 2-3 प्लेटफॉर्म है वहां पर अगर आपका पूरा म्यूचुअल फंड शो नहीं हो रहा है तो उस दौरान आपके पैरों तले जमीन खिसकना लाजमी है और ऐसे रिटेल इन्वेस्टर परेशान हो जाते हैं कि मेरा पूरा इन्वेस्टमेंट शो क्यों नहीं कर रहा है। इसके रिगार्डिंग प्रैक्टिकल हम लोग देखेंगे कि अगर आप ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो ग्रो अगर इनकेस बंद होता है तो कहां कहां पर आप अपना इन्वेस्टमेंट देख सकते हैं, और वहां पर अगर आपका इन्वेस्टमेंट शो नहीं कर रहा है, जाहिर सी बात है आपका इन्वेस्टमेंट नहीं शो करेगा, उस दौरान आपको क्या करना है और इसका रीजन क्या होता है और कैसे आप अपने पैसे को रिडीम कर सकते हैं, ऐसे तमाम प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में ढूंढने की कोशिश करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले इन्हीं का एग्जांपल लेते हैं। देखिए, ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से इन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। मैं यहाँ पर एएमसी काउंट करूंगा कि टोटल, मैं प्रोडक्ट नहीं काउंट करूंगा, सिर्फ एएमसी काउंट करूंगा कि टोटल कितने एएमसी में इन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जैसे देखिए एचडीएफसी का ये एक एएमसी हो गया। इसके बाद से देखिए मोतीलाल ओसवाल, ये दूसरा एएमसी हो गया। जहां पर एसआईपी लिख करके आ रहा है यानी कि ये एक्टिव एसआईपी है, मंथली इसमें इनका इंस्टॉलमेंट जा रहा है। और जहां पर कुछ भी नहीं लिखा है वहां पर समझ लीजिए कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट हो सकता है या फिर एसआईपी इन्होंने क्लोज कर दिया होगा। ठीक है, तो अभी तक आपने स्क्रीन पर देख लिया 2 एएमसी को। ठीक है, इसके बाद से तीसरे एएमसी की अगर हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर क्वांट तीसरा एएमसी है इनका। चौथे एएमसी की बात करें तो देखिए एक्सिस है, 4 एएमसी में अब तक इनका इन्वेस्टमेंट हो चुका है। इसके बाद से नीचे अगर मैं जाऊं तो देखिए 5वां एएमसी जो है वो पराग पारिक एएमसी है। इसके बाद से निपॉन इंडिया, ये 6ठा एएमसी है। और अगर और नीचे मैं इन्वेस्टमेंट देखूं इनका तो पीजीआईएम देखिए, ये इनका 7वां एएमसी है, पीजीआईएम इंडिया। उसके बाद से एचडीएफसी को ऑलरेडी हमने काउंट कर रखा है तो इसे हम लोग काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, 7 टोटल एएमसी अब तक हो चुके हैं। इसके बाद से नीचे मैं जाता हूँ तो देखिए नीचे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल आ रहा है तो ये 8वां एएमसी है, टोटल 8 एएमसी है। और एक्सिस को हम लोग ऑलरेडी काउंट कर चुके हैं तो इसे काउंट नहीं करेंगे, यानी कि टोटल 8 एएमसी में इनका इन्वेस्टमेंट है। ठीक है, अब ग्रो एप्लीकेशन या फिर किसी भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन का यूज करते हुए अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया है तो आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो जो रजिस्ट्रार होता है उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको शो करेगा। अब रजिस्ट्रार क्या होता है, ब्रोकरेज एप्लीकेशन क्या होता है, इन सबके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एक एक करके आप परत दर परत यहां से सीखेंगे, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो है। तो चलिए सबसे पहले हम रजिस्ट्रार की वेबसाइट पर चलते हैं। हमारे देश में 2 पॉपुलर रजिस्ट्रार हैं, पहला के फिनटेक और दूसरा जो है वो है कैम्स। जो भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी म्यूचुअल फंड एएमसी के माध्यम से तो वो मैक्सिमम एएमसी जो है वो इनसे एसोसिएटेड है। कोई ना कोई एएमसी जो है जिसमें भी आप इन्वेस्टमेंट किए होंगे वो या तो के फिनटेक से एफिलिएटेड हो सकता है या तो कैम से एफिलिएटेड हो सकता है। तो अगर मैं उन्हीं का पोर्टफोलियो देखूं जो कि आपने अभी ग्रो में देखा है तो उनमें टोटल कितने एएमसी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा था, टोटल 8 में। आप अपने स्क्रीन पर इस समय के फिनटेक जो रजिस्ट्रार है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जब उन्होंने लॉगिन करके देखा तो 8 में से सिर्फ और सिर्फ 4 म्यूचुअल फंड एएमसी यहां पर शो कर रहा है कि इनका इन्वेस्टमेंट सिर्फ 4 एएमसी में है। अब जाहिर सी बात है किसी भी रिटेल इन्वेस्टर का घबराना यहां पर लाजमी है और ये के फिनटेक वेबसाइट पर है। अब अगर हम लोग कैम्स में देखें तो इसी इन्वेस्टर का कैम्स में जो इन्वेस्टमेंट है यहां पर देखिए के फिनटेक में कितना है, टोटल 4 एएमसी में है। अब चलते हैं कैम्स की वेबसाइट पर। कैम्स में आप देख सकते हैं यहां पर एचडीएफसी, पराग पारिक और आईसीआईसीआई में, यानी कि 4 के फिनटेक में था और 3 इन्वेस्टमेंट जो है इनका कैम्स में है। टोटल इनका 7 एएमसी तो शो कर रहा है, लेकिन अभी भी एक एएमसी है जो कि इनका शो नहीं कर रहा है, ना तो कैम्स में शो कर रहा है और ना ही के फिनटेक में शो कर रहा है। अब कैम्स और के फिनटेक दोनों का एक ज्वाइंट वेंचर एएमएफआई के
सजेशन के आधार पर बनाया गया है, जिसे एमएफ सेंट्रल के नाम से जाना जाता है। अगर एमएफ सेंट्रल पर यही इन्वेस्टर लॉगिन करके देखता है तो देखते हैं कि वहां पर कौन कौन से एएमसी शो हो रहे हैं। अभी आप स्क्रीन पर एमएफ सेंट्रल की ऑफिशियल वेबसाइट पर उन्हीं का पोर्टफोलियो, जो कि ग्रो में भी मैंने आपको दिखाया, के फिनटेक में भी दिखाया और कैम्स में भी दिखाया, अब उनका एमएफ सेंट्रल पर मैं आपको पोर्टफोलियो दिखा रहा हूं। यहां पर एएमसी काउंट करिएगा टोटल। पहला एएमसी यहां पर आपको देखने को मिल रहा है एक्सिस म्यूचुअल फंड, दूसरा एएमसी देखने को मिल रहा है एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, तीसरा एएमसी जो देखने को मिल रहा है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड। चौथा एएमसी आप देख सकते हैं मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, ये चौथा हो गया। पांचवा आप देख सकते हैं निपॉन इंडिया, और छठा आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे पराग पारिक म्यूचुअल फंड, और अंत में सातवां आप म्यूचुअल फंड एएमसी जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट एमएफ सेंट्रल पर शो कर रहा है वो क्वांट म्यूचुअल फंड है। यानी टोटल ग्रो एप्लीकेशन में इनका 8 एएमसी शो कर रहा था, एमएफ सेंट्रल पर 7 शो कर रहा है, और कैम्स पर आपका 3 शो कर रहा था, और के फिनटेक पर 4 शो कर रहा था। अब टोटल इन्वेस्टमेंट शो ना करने का रीज़न क्या है, इसके पहले हमें यह समझना होगा कि रजिस्ट्रार क्या होता है, जो ब्रोकरेज होता है वो क्या होता है, और हमारा जो एक्चुअल डेटा है वो कहां पर शो करेगा, इसके बारे में डिटेल में बात कर लेते हैं। दोस्तों, इस चार्ट के माध्यम से आप बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि आखिर आपका पूरा जो डेटा है वो शो क्यों नहीं कर रहा है पर्टिकुलर किसी एक वेबसाइट पर। देखिए, जब भी आप रिटेल इन्वेस्टर कोई भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं म्यूचुअल फंड में, तो डायरेक्टली आप डिपॉजिटरी के पास नहीं जाएंगे या फिर आरटीए के पास नहीं जाएंगे। सबसे पहले आपको ब्रोकर को पकड़ना होता है। ब्रोकर के माध्यम से ही आप म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब ये ब्रोकर क्या होता है? ब्रोकर जो होता है वो रिटेल इन्वेस्टर और जो म्यूचुअल फंड एएमसी है उसको मीट करने का काम करता है। यानी कि जैसे आप ज़मीन खरीदने जा रहे हैं तो खरीदार एक होगा और एक बेचने वाला होगा, और एक ब्रोकर होता है जो कि खरीदार और बेचने वाले को मिलाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ब्रोकर भी यहाँ पर काम करता है, यानी बायर और सेलर को मिलाने वाला ही ब्रोकर बोला जाएगा। अब ये ब्रोकर इस रिटेल इन्वेस्टर को किससे मिलाएगा? वो मिलाता है आरटीए से। आरटीए का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफ़र एजेंट। अब हमारे देश में बहुत सारे आरटीए सेबी से रजिस्टर्ड हैं, लेकिन उनमें से जो मोस्ट पॉपुलर आरटीए हैं जो कि बहुत वेल नोन है, पहला के फिनटेक है और दूसरा कैम्स है। के फिनटेक और कैम्स क्या काम करते हैं कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर है, जैसे आप, जब आपने ब्रोकर एप्लीकेशन यानी कि ग्रो हो गया, एंजल वन हो गया, जीरोधा हो गया, इन सब में पैसे इन्वेस्ट करने के लिए जब आपने रजिस्ट्रेशन किया, तो रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपका केवाईसी का डेटा है वो केवाईसी का डेटा ब्रोकर एप्लीकेशन शेयर करती है आरटीए के साथ। अब आरटीए के साथ शेयर करेगी, यानी कि वो के फिनटेक के साथ भी शेयर करेगी और कैम्स के साथ भी शेयर करेगी। अब ये जो आरटीए होते हैं यानी कि रजिस्ट्रार या फिर ट्रांसफ़र एजेंट, इनका काम ये होता है कि जो भी रिटेल इन्वेस्टर का डेटा है उसको मैनेज करना, और साथ ही साथ जो भी इनके द्वारा ट्रांजैक्शंस किए जाएंगे उन ट्रांजैक्शंस का रख रखाव करने के लिए जो भी बैकग्राउंड में डेटा को कलेक्ट करना होता है वो सब काम आरटीए के माध्यम से किया जाता है। अब उसके बाद से आरटीए जो है वो डेटा शेयर करती है डिपॉजिटरी को। अब ये डिपॉजिटरी क्या होता है? जैसे आप मान लीजिए कि मार्केट से गए और 1 किलो आपने आम खरीद लिया, तो आम आपको फिजिकल तौर पर मिल रहा है, देखने को मिलता है कि हाँ मैंने 1 किलो आम खरीदा है तो मेरे पास फिजिकल है। लेकिन जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हैं, शेयर परचेज करते हैं, तो शेयर कोई छूने की वस्तु तो है नहीं कि कंपनी का आपने 2 शेयर खरीद लिया तो आपको 2 शेयर फिजिकल तौर पर दिया जाएगा। वो चीज़ें फिजिकली हो ही नहीं सकती हैं। तो इसे रखने के लिए एक डिपॉजिटरी होगा, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर या फिर जो म्यूचुअल फंड के यूनिट्स होते हैं उसको सेव रखने के लिए डिपॉजिटरी का निर्माण किया गया। और हमारे देश में जो 2 सबसे बड़े और वेल नोन डिपॉजिटरी हैं, पहला है सीडीएसएल और दूसरा है एनएसडीएल। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं या फिर शेयर मार्केट में डायरेक्टली स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपका जो इन्वेस्टेड अमाउंट है उसके बदले आपको यूनिट्स या फिर शेयर अलॉट किए जाते हैं। अब वो जो शेयर है वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसी डिपॉजिटरी के पास रहता है, इसी डिपॉजिटरी के पास रहता है। या फिर अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया है तो जो भी यूनिट्स आपको अलॉट हुए हैं वो फिजिकल तौर पर तो हो नहीं सकता है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में इसी डिपॉजिटरी के पास रहता है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई? अब ध्यान से सुनिएगा। अब के फिनटेक जो है वह इंडिया में जितने भी म्यूचुअल फंड एएमसी हैं, जैसे कि एचडीएफसी हो गया, डीएसपी हो गया, पराग पारिक हो गया, इसके अलावा जितने भी एएमसीज हैं उन सब में से कुछ को सपोर्ट करती है के फिनटेक और कुछ को सपोर्ट करती है कैम्स। यानी मान लीजिए कि एक मोटा मोटी तौर पर मैं उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, मान लीजिए इंडिया में 50 एएमसी हैं, ये मैं सिर्फ एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। मान लीजिए 50 एएमसी हैं तो 50 में से 25 मान लीजिए कि के फिनटेक
सपोर्ट करती है और 25 एएमसी को कैम्स सपोर्ट करती है। सपोर्ट करने का मतलब कि इससे एसोसिएटेड है, यानी कि एक रिटेल इन्वेस्टर मान लीजिए कि अपना अकाउंट बनाया ग्रो एप्लीकेशन में, यानी कि ग्रो एप्लीकेशन जो कि ब्रोकरेज एप्लीकेशन है उसका डेटा आरटीए के साथ शेयर करेगी, और आरटीए के साथ शेयर करने के साथ साथ उसका जो डिटेल है वो आरटीए किसको शेयर कर देगा, डिपॉजिटरी को। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। अब जो ये रिटेल इन्वेस्टर है वो मान लीजिए पर्टिकुलर किसी एक म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सपोज वो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, तो एचडीएफसी म्यूचुअल फंड किस आरटीए से एसोसिएटेड है वो देखा जाएगा। मान लीजिए कि एचडीएफसी म्यूचुअल फंड को के फिनटेक सपोर्ट कर रही है, तो के फिनटेक अब इस म्यूचुअल फंड रिटेल इन्वेस्टर के डेटा को मैनेज करेगी। ठीक है, और मान लीजिए कोई एक दूसरे एएमसी में उसने इन्वेस्टमेंट किया जो कि कैम्स जिसको मैनेज कर रही है, तो ये वाला डेटा, ये वाला जो उस पर्टिकुलर एएमसी से संबंधित जो डेटा है वो इस रिटेल इन्वेस्टर का कौन मैनेज करेगा, कैम्स मैनेज करेगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। और जो भी आपको यूनिट या फिर शेयर्स अलॉट होंगे वो मैनेज करने का काम कौन करती है, वो मैनेज करने का काम डिपॉजिटरी करती है। और इन सबको मैनेज करने का काम करती है या फिर रेगुलेट करने का काम कौन करती है, तो ये सेबी करती है। ठीक है, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जो कि भारतीय संसद से कानून के अंतर्गत इसका निर्माण हुआ है। यानी कि आप म्यूचुअल फंड में या फिर शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो वो पूरी तरीके से रेगुलेटेड है, ये कोई जुआ नहीं है, ये एक वेल रेगुलेटेड संस्था के माध्यम से आपके इन्वेस्टेड किए गए अमाउंट को जिस प्रकार से कंपनी का परफॉर्मेंस रहेगा उसके हिसाब से आपका इन्वेस्टेड अमाउंट बढ़ता या फिर घटता रहता है। तो ये पूरा स्ट्रक्चर होता है शेयर मार्केट का या फिर म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट का। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब आते हैं आपके मेन प्रश्न पर कि ग्रो एप्लीकेशन जो कि ब्रोकर एप्लीकेशन है उसमें तो मुझे 8 एएमसी में मुझे मेरा इन्वेस्टमेंट दिख रहा है पर्टिकुलर किसी एक रिटेल इन्वेस्टर का। के फिनटेक में जब इस रिटेल इन्वेस्टर ने देखा तो इसको सिर्फ 4 दिख रहा था, और कैम्स में जब इसने देखा तो इसको सिर्फ 3 दिख रहा था। एक अभी भी मिसिंग है, ना तो इन दोनों को अगर जोड़ भी दिया जाए तो भी एक मिसिंग है, क्योंकि टोटल जो इसने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वो 8 में कर रखा है। तो और अगर एमएफ सेंट्रल की बात की जाए तो एमएफ सेंट्रल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अब मैंने आपको बता दिया कि मान लीजिए कि टोटल 50 एएमसीज हैं, जिसमें से 25 को मान लीजिए के फिनटेक एसोसिएट कर रही है और 25 को मान लीजिए कैम्स एसोसिएट कर रहा है। तो यहाँ पर रिटेल की इन्वेस्टर्स के भलाई के लिए सेबी और एएमएफआई के इंस्ट्रक्शन के आधार पर यह तय किया गया कि चूंकि एक ही प्लेटफॉर्म ऐसा होना चाहिए जिसके माध्यम से जो रिटेल इन्वेस्टर है उसको कई जगह भागना ना पड़े और एक ही ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से वो अपने पूरे फंड को मैनेज कर पाए। क्योंकि के फिनटेक तो आधे को ही सपोर्ट कर रही है और कैम्स आधे को सपोर्ट कर रही है, तो कोई एक ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए जो कि दोनों को सपोर्ट करे। तो के फिनटेक और कैम्स के ज्वाइंट वेंचर के तहत जो एमएफ सेंट्रल है वो निर्माण किया गया। एमएफ सेंट्रल कोई अलग से आरटीए नहीं है, ध्यान से सुनिए। एमएफ सेंट्रल जो है वो अलग से आरटीए नहीं है, बल्कि ये के फिनटेक और कैम्स का एक ज्वाइंट वेंचर है, और इसमें जो 25 इसके थे और 25 इसके थे, दोनों मिलाकर के टोटल जो 50 एमसी के इन्वेस्टमेंट होंगे वो आपको यहाँ पर शो करने लगेगा। यानी कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो अलग अलग आपको पहले क्या होता था कि के फिनटेक के वेबसाइट पर जाकर के आपको मैनेज करना पड़ता था, कैम्स पर जाकर के मैनेज करना पड़ता था, लेकिन आज के डेट में इन दोनों का ज्वाइंट वेंचर एमएफ सेंट्रल आ चुका है। यानी कि आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो केवल एक वेबसाइट एमएफ सेंट्रल के माध्यम से आप टोटल फंड को मैनेज कर पाएंगे। अब आपके मन में सवाल आना चाहिए कि जब 8 में टोटल इनका इन्वेस्टमेंट था ग्रो एप्लीकेशन में, और मान लीजिए ये दोनों सपोर्ट कर रहे हैं और टोटल ओवरऑल हमें यहां पर दिखना चाहिए, फिर भी तो यहां पर हमें सिर्फ 7 दिख रहा था, एक अभी भी मिसिंग है एमएफ सेंट्रल में। इन सब का रीजन क्या है, एक एक करके बात कर लेते हैं। ठीक है, अब आप अपने स्क्रीन पर उन म्यूचुअल फंड एएमसी का नाम देख पा रहे होंगे जो कि कैम्स के द्वारा एसोसिएटेड है, यानी उनको वो एक तरीके से मैनेज कर रहा है। यहां पर देखिए पराग पारिक में उनका इन्वेस्टमेंट था, यानी ये कैम्स के वेबसाइट पर हमें दिखना चाहिए। और इसके अलावा उनका इन्वेस्टमेंट कहां पर था, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड में भी था, तो यानी ये भी हमें कैम्स के वेबसाइट पर दिखना चाहिए। और उनका इन्वेस्टमेंट किस में था, देखिए एचडीएफसी म्यूचुअल फंड में भी उनका इन्वेस्टमेंट था, और इसके अलावा किस में था, इसके अलावा और किसी में नहीं था। यानी टोटल 3 जो इन्वेस्टमेंट है वो कैम्स की वेबसाइट पर उनका टोटल इन्वेस्टमेंट का दिखना चाहिए। पहला एचडीएफसी म्यूचुअल फंड, दूसरा आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड, और तीसरा पराग पारिक म्यूचुअल फंड। चलिए देखते हैं कैम्स की वेबसाइट पर उनके पोर्टफोलियो में क्या ये तीनों इन्वेस्टमेंट शो कर रहा है। स्क्रीन पर देखिए कैम्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर उनका जो पोर्टफोलियो शो कर रहा है उसमें एचडीएफसी, पराग पारिक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल तीनों यहां पर शो कर रहा है। यानी कि इससे कंफर्म हो जाता है कि टोटल वही इन्वेस्टमेंट आपका कैम्स पर शो करेगा जिस एएमसी को वो सपोर्ट कर रहे हैं, या फिर जिससे जो एएमसी उससे जुड़ा हुआ है उसी पर केवल वो शो करेगा। ठीक है, यानी ये डाउट क्लियर हो गया कि 3 ही यहां पर शो करेगा उनके टोटल इन्वेस्टमेंट का, जिस भी एएमसी में उन्होंने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। जो कैम्स
जिस भी एएमसी को सपोर्ट करती है बस वही इन्वेस्टमेंट आपका यहाँ पर शो करेगा। यहाँ पर चीज़ें क्लियर हो गई। जो मैंने आपको अभी डेटा में दिखाया कि किन किन एएमसी को सपोर्ट करता है वही यहाँ पर इनका शो कर रहा है। ठीक है, अब चलते हैं के फिनटेक के लिए। अभी आप अपने स्क्रीन पर के फिनटेक के द्वारा सपोर्ट किए जाने वाले एएमसी का नाम और लिस्ट देख पा रहे होंगे। यहाँ पर देखिए उनके इन्वेस्टमेंट में एक्सिस म्यूचुअल फंड था, यानी कि ये के फिनटेक के वेबसाइट पर उनका इन्वेस्टमेंट शो करेगा। इसके बाद से देखिए उनका अगला इन्वेस्टमेंट किस में था, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। अगला इन्वेस्टमेंट जो उनका था मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड में भी था, यानी कि ये भी के फिनटेक के ऑफिशियल वेबसाइट पर दिखेगा। निपॉन इंडिया में भी उनका इन्वेस्टमेंट था, यानी कि 3 हो गया। इसके बाद से PGIM इंडिया में भी उनका इन्वेस्टमेंट था, 4 हो गया। और ये देखिए क्वांट म्यूचुअल फंड में भी उनका इन्वेस्टमेंट था, टोटल 5 हो गया। यानी 5 म्यूचुअल फंड जो है, ध्यान दीजिएगा, 5 म्यूचुअल फंड एएमसी जो है वह उनका के फिनटेक के वेबसाइट पर दिखना चाहिए, और 3 जो है वो उनका कैम्स के वेबसाइट पर दिखना चाहिए। कैम्स वाला 3 तो दिख रहा है, लेकिन के फिनटेक पर उनका 5 दिखना चाहिए, लेकिन दिख केवल 4 ही रहा है। अब इसका क्या रीजन है, चलिए देखते हैं। स्क्रीन पर देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड, मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और क्वांट म्यूचुअल फंड। एक जो जिसमें उनका इन्वेस्टमेंट था PGIM इंडिया म्यूचुअल फंड, ये वाला एएमसी ना तो के फिनटेक पर दिख रहा है और ना तो कैम्स पर दिख रहा है। ये दिखना किस पर चाहिए आपको, ये दिखना चाहिए के फिनटेक पर, और के फिनटेक पर इनका PGIM नहीं शो कर रहा है। अब चलते हैं MF सेंट्रल पर, जो कि के फिनटेक और कैम्स दोनों के एएमसीज को सपोर्ट करती है, क्योंकि दोनों के ज्वाइंट वेंचर्स से ये बना हुआ है। अभी हम लोग MF सेंट्रल के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ चुके हैं। देखिए एक्सिस म्यूचुअल फंड पहला हो गया, HDFC म्यूचुअल फंड दूसरा हो गया, ICICI प्रूडेंशियल फंड तीसरा हो गया। ठीक है, उसके बाद से देखिए चौथा मोतीलाल ओसवाल हो गया, 5वां निपॉन इंडिया हो गया, 6ठा पराग पारिख म्यूचुअल फंड हो गया, और अंतिम जो है 7वां क्वांट म्यूचुअल फंड हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी एक MF सेंट्रल पर भी एक इनका शो नहीं कर रहा है। अब देखिए इसका क्या रीज़न होता है। MF सेंट्रल पर जब आप अपना अकाउंट क्रिएट करते हैं तो आपका जो पैन कार्ड है और जो मोबाइल नंबर है वो दोनों मांगा जाता है। और जो भी म्यूचुअल फंड, जैसे आप म्यूचुअल फंड में जब इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आप मान लीजिए ग्रो एप्लीकेशन से किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर दिया, और कोई दूसरा एप्लीकेशन यूज करके आपने वहाँ पर भी इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब आपका पैन नंबर तो एक ही होगा, लेकिन मोबाइल नंबर आपका अलग अलग हो सकता है। मान लीजिए ग्रो एप्लीकेशन का यूज करते हुए आपने किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किया, उसमें मोबाइल नंबर अलग था, और जीरोधा या फिर एंजल वन का यूज करते हुए आपने जो दूसरा इन्वेस्टमेंट म्यूचुअल फंड में किया उसमें अलग मोबाइल नंबर दे दिया। तो चूंकि आप MF सेंट्रल पर किसी एक ही मोबाइल नंबर से तो रजिस्टर हुए होंगे, तो यहां पर सिर्फ वही आपका म्यूचुअल फंड शो करेगा जिस भी मोबाइल नंबर से आपने रजिस्ट्रेशन किया था। ठीक है, अगर आप यहां पर दूसरे मोबाइल नंबर से फिर से रजिस्ट्रेशन करेंगे तो वो दूसरा वाला भी यहां पर शो करने लगेगा। यहां पर जब आप इसमें लॉगिन होते हैं तो पहले ही आपको क्लियर यहां पर मैसेज बताया जाता है दे करके, पॉपअप मैसेज, कि यहां पर आपका वही म्यूचुअल फंड केवल शो करेगा जो कि रजिस्ट्रेशन करते समय, MF सेंट्रल पर रजिस्ट्रेशन करते समय जो पैन कार्ड और जो मोबाइल नंबर आपने दिया था उससे एसोसिएटेड वही म्यूचुअल फंड दिखेगा जिसमें आपने इस मोबाइल नंबर का यूज किया हुआ है। बाकी अगर दूसरा म्यूचुअल फंड में अगर किसी दूसरे एप्लीकेशन का यूज करते हुए आपने इन्वेस्टमेंट किया और उसमें मोबाइल नंबर अलग है तो वो वाला MF सेंट्रल पर शो नहीं करेगा। यहां तक चीजें क्लियर हो गई। यही रीजन है कि इनका एक जो PGIM वाला है वो नहीं शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो अलग मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन किया गया था। अगर वो मोबाइल नंबर से आप फिर से इसमें अकाउंट बना करके लॉगिन करके देखेंगे तो वो वाला भी यहाँ पर शो होने लगेगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबके डाउट क्लियर हो गए होंगे। यानी कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके लिए एक प्लेटफॉर्म जहाँ पर सारे AMCs के म्यूचुअल फंड आपके दिखने लगेंगे वो MF सेंट्रल है, और यहाँ से आप सारे म्यूचुअल फंड को एक ही क्लिक में एक्सेस कर पाएंगे। ठीक है, आपके मन में प्रश्न आ सकता है कि चलिए ये तो ठीक है कि MF सेंट्रल पर मोबाइल नंबर भी मैंडेटरी है, इस वजह से हो सकता है कि उस पर शो ना कर रहा हो, लेकिन के फिनटेक पर मोबाइल नंबर नहीं मांगा जाता है तो वहाँ पर तो शो करना चाहिए। आपका सवाल बिल्कुल लाजमी है। और के फिनटेक पर क्यों नहीं शो कर रहा है, इसका एक प्रमुख कारण ये हो सकता है कि ये जो PGIM इंडिया वाला जो म्यूचुअल फंड था वो रिडीम कर चुके हों। अब रिडीम करने के दौरान सबसे पहले जो रिडीम्शन का ऑर्डर होगा वो किसके पास जाएगा? RTA के पास जाएगा, RTA से म्यूचुअल फंड के पास जाएगा और म्यूचुअल फंड से डिपॉजिटरी के पास जाता है, और डिपॉजिटरी से, ध्यान से सुनिएगा, डिपॉजिटरी से फिर उसी रिवर्स फॉर्म में आएगा। यानी डिपॉजिटरी से सबसे पहले किसके पास डेटा आएगा कि इनका रिडीम करना है, वो AMC के पास आएगा।
जिस म्यूचुअल फंड को आप निकालना चाहते हैं, उसके बाद किसके पास जाएगा? उसके बाद आरटीए के पास जाएगा, और आरटीए के बाद किसके पास जाएगा? वो सबसे लास्ट में जो है वो ब्रोकरेज एप्लीकेशन के पास जाता है। यानी ब्रोकरेज एप्लीकेशन पर जो डिटेल है वो सबसे लास्ट में हटेगा उनकी वेबसाइट से, और सबसे पहले सीडीएसएल के वेबसाइट से हटेगा, उसके बाद से एएमसी के डेटा से हटेगा कि इन्होंने अपना पूरा पैसा निकाल लिया है, और उसके बाद से कहाँ पे हटेगा? वो आपके जो आरटीए हैं जैसे के फिनटेक और कैम्स, उनकी वेबसाइट से हटेगा। तो इस म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर ने ये पैसा पीजीआईएम इंडिया वाला ऑलरेडी रिडीम कर रखा है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं रिडीम का ऑर्डर इन्होंने लगा रखा है। अब रिडीम का ऑर्डर सर्व होने में 4 से 5 वर्किंग डे का समय लगता है। ब्रोकरेज एप्लीकेशन पर आपको 4 दिन 5 दिन बाद वो अपडेट होता है। लेकिन जब ये ऑर्डर आपने प्लेस किया तो ये इसी सीक्वेंस में होते हुए जब सीडीएसएल के पास जाएगा तो वो ऑर्डर वहाँ से जब प्रोसेस कर दिया जाता है, प्रोसेस होने के बाद से एएमसी के पास वो रिकॉर्ड आएगा, और एएमसी से वो रिकॉर्ड आरटीए के पास आता है। यानी आरटीए को रिसीव हो चुका है, लेकिन अभी आपके ब्रोकरेज एप्लीकेशन को रिसीव नहीं हुआ है कि आपने पैसा निकाल लिया है। वो पैसा वहां पर अभी भी शो करेगा, लेकिन आरटीए के वेबसाइट पर वो पैसा अब शो नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वो रिडिम्पशन का ऑर्डर सर्व होने के लिए प्रोसेस किया जा चुका है सीडीएसएल के माध्यम से। तो उस कंडीशन में क्या होगा, ध्यान से सुनिएगा, उस कंडीशन में क्या होगा कि आरटीए के वेबसाइट पर आपका शो नहीं करेगा, लेकिन चूंकि जो ब्रोकरेज एप्लीकेशन है उस पर सबसे लास्ट में नोटिफिकेशन आएगा रिडिम्पशन का, इस वजह से आपके ब्रोकरेज एप्लीकेशन यानी ग्रो में तो शो कर रहा है कि ये पीजीआईएम में इन्वेस्टमेंट है, लेकिन आपके आरटीए में शो नहीं कर रहा है। यही रीजन है कि के फिनटेक पर उनका पीजीआईएम इंडिया इन्वेस्टमेंट जो है वो शो नहीं कर रहा है, क्योंकि इन्होंने रिडिम्पशन का ऑर्डर डाल रखा है और 2 दिन यहाँ पर हो चुके हैं। तो 2 दिन में वो रिडिम्पशन का ऑर्डर जो है वो प्रोसेस कर दिया गया है, और वो आरटीए के इन्वेस्टमेंट के वेबसाइट ऑफिशियल वेबसाइट के इन्वेस्टमेंट पर शो नहीं कर रहा है, क्योंकि आरटीए तक तो चीज़ें पहुँच चुकी हैं, लेकिन अभी ब्रोकरेज एप्लीकेशन तक चीज़ें नहीं पहुँच पाई हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इसके बाद से आपका जो डाउट आता है कि मान लीजिए कि जो ब्रोकरेज एप्लीकेशन है वो भाग गया या फिर बंद हो गया, उस कंडीशन में क्या होगा? यहाँ पर आपको समझना यह है कि ब्रोकरेज जो है, ब्रोकरेज एप्लीकेशन का रोल सिर्फ और सिर्फ इतना है कि एक रिटेल इन्वेस्टर यानी कि आप और जो आरटीए है यानी कि रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट, इन दोनों को केवल मिलाने का काम ये ब्रोकरेज एप्लीकेशन करती है। मान लीजिए ये ब्रोकरेज एप्लीकेशन बंद हो गया या फिर भाग गया, पहले तो ये ऐसे बंद या फिर भाग नहीं सकते। क्यों? क्योंकि सेबी से ये रजिस्टर्ड होते हैं। सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर पर्टिकुलर किसी भी ब्रोकरेज एप्लीकेशन, चाहे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, उन सबको जा करके आप कंफर्म कर सकते हैं। उन पर ये आपको उनके वेबसाइट पर इनका नाम दिखेगा, यानी कि ये रजिस्टर्ड है। तो ऐसे नहीं भाग सकते। अगर कोई ब्रोकरेज एप्लीकेशन हटना चाहे, भागना चाहे, तो सबसे पहले किसी दूसरे ब्रोकरेज एप्लीकेशन को उन्हें टेक ओवर करने के लिए ऑफर दिया जाता है सेबी के माध्यम से, और पास्ट में ऐसे बहुत सारे टेक ओवर हो चुके हैं। तो कोई भी एएमसी डायरेक्टली ब्रोकरेज एप्लीकेशन इस तरीके से डायरेक्टली नहीं भाग सकती है जब तक कि कोई उसको टेक ओवर ना कर ले। इसके बाद से जो आरटीए है, आरटीए के माध्यम से जो 2 आरटीए थे, के फिनटेक और कैम्स, तो इनका काम सिर्फ और सिर्फ आपके डेटा को मैनेज करना है। आपका जो इन्वेस्ट किया गया पैसा है वो आरटीए के पास नहीं होता है। वो पैसा किसके पास जाता है? वो पैसा जाता है एएमसी के पास। किसके पास जाता है? एएमसी के पास। पैसा तो एएमसी के पास है, और एएमसी ने जो आपको यूनिट या फिर शेयर अलॉट किया, शेयर जब आप शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तब आपको मिलेगा, और यूनिट कब मिलेगा? जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। तो एएमसी के माध्यम से आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो यहां से आपको क्या मिलेगा? रिटेल इन्वेस्टर को यहां से मिलता है यूनिट, जो कि आपके इस ब्रोकरेज एप्लीकेशन में शो होगा। लेकिन यहां पर शो तो जरूर हो रहा है, लेकिन ये सेफ कहां पर रखा गया है? ये सेफ रखा गया है डिपॉजिटरी के पास। और डिपॉजिटरी कौन कौन से थे? सीडीएसएल और एनएसडीएल। तो मान लीजिए कि आपने पैसा इन्वेस्ट किया, तो वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में किसके पास है? वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डिपॉजिटरी के पास है। ना तो ब्रोकरेज का इसमें कोई रोल है, ना तो आरटीए का कोई रोल है, और ना ही एएमसी का कोई रोल है। एएमसी को तो आपने पैसा दे दिया, और एएमसी ने उसके बदले में जो यूनिट दिया वो डिपॉजिटरी के पास सेफ है। ठीक है, यानी कि आपका पैसा जो है इन्वेस्ट किया गया म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में, वो पूरी तरीके से सेफ होता है। ब्रोकरेज हट भी जाए तो आपका पैसा इनके पास था नहीं, आरटीए हट भी जाए तो आपका पैसा इनके पास नहीं है, एएमसी भी हट जाए तो भी आपका पैसा इनके पास नहीं है। पैसे के बदले आपको क्या मिल चुका है? यूनिट मिल चुका है, और वो यूनिट किसके पास सेफ है? डिपॉजिटरी के पास सेफ है। और ये सारे जो फंक्शंस हैं ये सेबी से रेगुलेट हो रहे हैं। तो किसी भी एक फंक्शन का डायरेक्टली इस प्रकार से अचानक बंद नहीं हो सकता जब तक कि कोई दूसरा उसको टेक ओवर ना कर ले। ठीक है,
अब मैं समझता हूं कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे। बावजूद इसके अगर आपका कोई प्रश्न रह जाता है तो कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।